हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सर तुम्हारा हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर के अंदर में सर। ब्रांड न्यू दिन है, ब्रांड न्यू लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर सर हम लोग हमारे एक नए चैप्टर की जो है शुरुआत करने वाले हैं, वो है चैप्टर नंबर 3। जैसे कि तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, चैप्टर 3 की जो है शुरुआत होने वाली है। दो चैप्टर फाइनली अपन जो है ख़त्म कर चुके हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हमने लिया पहले चैप्टर के अंदर, और उसके बाद दूसरे चैप्टर के अंदर हम लोग ने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस जो है शुरू किया। यानी कि समझा कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि बेसिकली अपने को स्ट्रैटेजिक अपना जो इन्वायरमेंट है, अपना जो स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट है उसकी अपने को स्कैनिंग करनी है, समझना है इन्वायरमेंट के अंदर कैसी चीज़ें होती है, क्या चीज़ें होती है, और उसके हिसाब से अपनी एनालिसिस हो जाएगी। तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस जो है अपन ने चैप्टर 2 के अंदर शुरू किया, उस स्ट्रैटेजिक एनालिसिस को अपन जो है कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 के अंदर में भी। फ़र्क इतना था कि चैप्टर 2 के अंदर अपन ने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में बात की थी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज किया था। और चैप्टर 3 के अंदर अपन इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है एनालाइज करेंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में जो है समझेंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में चीज़ें जो है हमारी डिस्कशन जो है होने वाली है। बस इतना ही फ़र्क है। बाकी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का जो मतलब है, ये तो अपन चैप्टर 2 के अंदर ही समझ चुके हैं कि बेसिकली अपना जो इन्वायरमेंट है ना, उसको अपने को जो है स्कैन करना है, उसको अपने को समझना है ना। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, स्वॉट एनालिसिस करना है बेसिकली। तो चैप्टर 2 के अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का अपन स्वॉट एनालिसिस वगैरह कर रहे थे, सब समझ रहे थे, है ना। और अब इधर इंटरनल इन्वायरमेंट का अपन करेंगे चैप्टर 3 के अंदर में, सेम चीज़, बस इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में बातचीत होने वाली है ना। तो उसका एक कंटिन्यूशन है, उसका ही एक सब पार्ट है ये, ऐसे बोल सकते हो तुम। एक्सटर्नल हो गया, अभी इंटरनल की बारी आ रही है चैप्टर 3 के अंदर में। तो काफ़ी मज़ा आएगा इस चैप्टर के अंदर, और भी काफ़ी सारी बातचीत होगी इसके अंदर। और थोड़ा सा तुमको जो है इसकी जो है अपन जो है चैप्टर के जो है थोड़ा सा ना पेजेस वगैरह पलटा के जो है अपन आगे जाके देख लेते कि क्या क्या पढ़ने वाले, है ना। आज के लेक्चर में अपन जो है काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग पार्ट देखने वाले। मज़ा आएगा तुमको उसके अंदर, कुछ तो भी नया तुमको जो है पता लगेगा आज के लेक्चर में। उसके बाद सर काफ़ी सारे तुम देख सकते हो एग्जाम्पल्स भी दिए हुए अपन ने कंपनियों के। तो मज़ा आएगा काफ़ी, है ना। मार्केटिंग वगैरह कैसे होती है, क्या क्या मार्केटिंग के पैतरे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अपन इसके अंदर सीखने वाले। May 24 के अंदर में कुछ क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे हुए एग्ज़ाम में, उसके बारे में भी समझेंगे कि May 24 के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी थी, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है अपन जो है इसके अंदर देखने वाले हैं। मज़ा काफ़ी आएगा चैप्टर 3 एज़ कम्पेयर टू चैप्टर 2। ये इसका ही कंटिन्यूशन है, तो मज़ा आएगा काफ़ी। अपन जो है चैप्टर 3 के बारे में जो है डिस्कशन अपना जो है शुरू करते हैं सर। फाइनली 20 लेक्चर हमारा हो चुका है, 21st लेक्चर है अपना। तो मज़ा काफ़ी आ रहा होगा, आई होप तुमको। अगर मज़ा आ रहा है तो तुम अपने दोस्तों के साथ भी इसको बताना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाकी अपन जो है अपने चैप्टर 3 की जो है थोड़ी सी बातचीत अभी जो है शुरू करते हैं सर। ये तो बेसिक अपना जो है अपना जो लेक्चर का इंट्रो है वो तो हो गया। अब आते हैं सर मुद्दे पे आते हैं सर, चैप्टर के बारे में समझते हैं, थोड़ी सी चैप्टर के बारे में बातचीत करते हैं। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इन इंटरनल इन्वायरमेंट। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का मतलब तो हम लोग चैप्टर 2 के अंदर ही समझ के आ चुके थे कि बेसिकली अपने को जो है क्या करना है, अपने जो इन्वायरमेंट है, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, उसको समझना है, उसको स्कैन करना है ना। स्कैन करना मतलब कि बेसिकली समझना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर बन सकती है, क्या थ्रेड्स उसके अंदर अपने लिए हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपने को देखनी है। चाहे इन्वायरमेंट वो कोई भी हो, है ना, वो का मतलब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का। फिर अगर आप एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट को पकड़ के उस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कर रहे हो, तो उसके लिए अपन ने जो है चैप्टर जो है अपन ने डिवाइड किए हुए कि अपन चैप्टर 2 के अंदर स्पेसिफिकली उठा रहे थे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, उसको स्कैन कर रहे थे, तो उसके लिए एक अलग से चैप्टर बना के रखा उन्होंने। और इंटरनल इन्वायरमेंट की अभी अपन बात करेंगे तो उसके लिए अलग से अपन ने जो है चैप्टर बना लिया। बस बेसिकली अपने को दोनों ही इन्वायरमेंट को स्कैन करना है, समझना है कि क्या उसके अंदर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए थ्रेट की तरह काम करेगी, क्या क्या रिस्क उसके अंदर होंगे, उनको ही अपने को जो है समझना है। उसके बेस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके बाद अपने को जो वो अपने नॉर्मल ऑपरेशंस वगैरह रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपने को जो है अपने जो है परफॉर्म करते रहने हैं सर। चैप्टर 3 की अपन जो है अगर बात करें तो चैप्टर 3 के अंदर सबसे पहला पार्ट जो अपन समझने वाले हैं आज के लेक्चर में, वो है स्टेक होल्डर्स का। चैप्टर 3 के अंदर अपन जो है अपन बोल रहे हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में अगर अपन थोड़ी सी चीज़ें समझे तो इंटरनल इन्वायरमेंट बेसिकली वो इन्वायरमेंट रहता है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के विदिन रहता है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के विदिन रहता है, यानी कि आपके कंट्रोल में रहता है पूरा का पूरा वो इन्वायरमेंट। और आप ही उस इन्वायरमेंट को जो है ना, आपके जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के विदिन रहता है, जैसे कि अभी ऑर्गेनाइजेशन के विदिन आपका जो है एम्प्लॉय लोग आ गए, उसके बाद आपके शेयर होल्डर्स आ गए, इन्वेस्टर्स वगैरह आ गए। उसके बाद सर आपका जो कल्चर हो गया, है ना, आपका जो वर्क इन्वायरमेंट हो गया, आपका कल्चर हो गया, वो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर होती है सर। तो इन सारी चीज़ों को जैसे कि मैंने अभी बताया, एम्प्लॉय हो गया, इन्वेस्टर हो गया, है ना, ये जितने भी आपके जो ये है इंटरनली आपके रहते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के विदिन रहते हैं ये लोग, है ना।
वो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। एक्सटर्नल में फिर अपन ने जो है देखा था कि यार एक्सटर्नल में आपका कस्टमर आ गया, है ना, क्योंकि जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहता है, ये सारे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे पहला चीज़ अपन समझने वाले हैं चैप्टर 3 के अंदर वो है स्टेक होल्डर्स का, कि भाई स्टेक होल्डर्स मतलब क्या। स्टेक होल्डर्स नॉर्मली अपन जो है थोड़ा सा इसको जो है मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। अपन स्टेक होल्डर्स को समझते हैं जो अपने सिर्फ इन्वेस्टर होते हैं। ये बात पहले भी मैं कहा पे आपको बताइए, स्टेक होल्डर्स सिर्फ अपन समझते हैं कि अपने इन्वेस्टर जो कि कंपनी में पैसा लगाते हैं, अपने इक्विटी होल्डर्स, है ना, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अपन इनको स्टेक होल्डर्स मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता सर, सिर्फ ये लोग ही स्टेक होल्डर्स नहीं कहलाए जाते, इनके अलावा और भी कुछ लोग होते हैं जिनको अपन स्टेक होल्डर्स करके रेफर करते हैं। जैसे कि सर आपके एम्प्लॉयज़ भी जो है आपके कंपनी के स्टेक होल्डर्स है ना, वो लोग भी स्टेक होल्डर्स है आपके। फिर और आपके कस्टमर्स भी आपके लिए आपके जो है स्टेक होल्डर्स है। उसके बाद सर आपके इन्वेस्टर, ये तो है ही, अपन मिस इंटरप्रेट करते हैं कि सिर्फ अपने को लगता है इन्वेस्टर ही स्टेक होल्डर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका शेयर होल्डर, आपका एम्प्लॉय, आपके कस्टमर्स, है ना, आपके सप्लायर्स, ये सारे लोग भी आपकी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। ये सारे भी आपकी कंपनी के स्टेक होल्डर्स है। अब ये कैसे तुम बोल रहे हो कि यार तुम्हारा क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई कैसे ये लोग स्टेक होल्डर्स है। इक्विटी वाला तो अपना पैसा लगा रहा है, तो वो अपना पैसा लगा करके जो है शेयर खरीद रहा है, तो वो तो स्टेक होल्डर उसका तो मतलब उसका जो स्टेक लग रहा है, उसका तो पैसा लग रहा है, तो वो तो स्टेक होल्डर बन ही रहा है। बाकी सारे लोग कैसे स्टेक होल्डर बन रहे हैं, तो इधर जो है इनका थोड़ा चीज़ों का देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे एक हमारे भाई साहब भी है, मेंडलोव करके इनका नाम है, मेंडलोव नाम है इनका। उन्होंने एक मैट्रिक्स भी हमारे को जो है बता करके जो है समझाया हुआ है इस पूरे कंसेप्ट को। तो समझते हैं सर हमारे स्टेक होल्डर्स को। एक बार स्टेक होल्डर्स वाला पार्ट अपन रीड करते। चैप्टर 3 में बेसिकली मैंने आपको बता दिया कुछ नहीं, इंटरनल एनवायरनमेंट को अपन समझेंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट की जो हमारी जो चीज़ें रहेगी उनको स्कैन करेंगे, है ना, स्वॉट एनालिसिस करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ किधर बन रही है, थ्रेट्स किधर बन रही है वो देखेंगे, और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आगे काम करेंगे, है ना। सिंपल सा इतना इसके चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, और कुछ इसके अंदर कुछ है नहीं, है ना। और भी इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे कंसेप्ट है जो कि इसके नाम के साथ लिंक नहीं खाते, है ना। इंस्टीट्यूट ने जब तक क्या किया था, जब ओल्ड सिलेबस था नवंबर 23 की अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास एसएम में 8 चैप्टर होते थे। इंस्टीट्यूट ने 3 चैप्टर को उड़ाया है, ऐसा बोला है, लेकिन उसको प्रॉपरली उड़ाया नहीं है, उसको जो है 5 चैप्टर बना करके कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट को इधर उधर चिपका है। तो चिपकाने के चक्कर में ना कुछ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि इसके नाम से मैच नहीं खाएंगे, है ना। आप बोलोगे यार क्या अपन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट को समझ रहे, लेकिन कुछ भलता ही कंसेप्ट चल रहा है ना। तो वो आपकी इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल का जो है बनाते वक्त स्ट्रक्चर ही थोड़ा वैसा रखा हुआ है, तो अपन उसमें कुछ कर नहीं सकते, अपने को वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो भाई वो मार्क काट लेगा अपने, है ना। तो ऐसा है। तो सबसे पहला जो है अपन स्टेक होल्डर्स को समझ रहे हैं। स्टेक होल्डर्स तो सर आपका जो है इंटरनली आते, है ना। स्टेक होल्डर्स को अपन बोल रहे हैं सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं होते, बाकी भी आपके लोग होते हैं, एम्प्लॉय, सप्लायर, कंज्यूमर, है ना। तो अब ये लोग कैसे आपके स्टेक होल्डर बनते हैं इसको समझते हैं। स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन को देखते हैं एज पर आर चैप्टर 3। तो कौन है सर आपके स्टेक होल्डर्स, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करोगे। तो अ फर्म में बी व्यूड एज अ कोलिएशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, ऑल दोज एज कोलिएशन यानी कलेक्शन ऑफ योर स्टेक होल्डर्स, ऑल दोज इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज दैट हैव अ स्टेक इन इट्स सक्सेस, ठीक है ना। जो इंडिविजुअल, है ना, जो इंडिविजुअल या फिर जो एंटिटी जिसका क्या है सर, जिसका स्टेक है कंपनी की सक्सेस के अंदर में, वो बन जाएंगे आपके स्टेक होल्डर्स। अब एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय आपके यहाँ पे आकर के काम करता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय काम ना करे, अपना अच्छे से 100% दे करके काम ना करे, है ना, 50% ही दे करके काम करे, तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी। जब वो अपने पूरा 100% काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, अपने पूरी मेहनत अपना जो है अपने काम के अंदर लगाएगा, है ना, तब जाकर के ऑर्गेनाइजेशन को जो है सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेस क्यों मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते, वो सारे लोग हमारे इन शॉर्ट स्टेक होल्डर्स कहलाए जाते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा लगाते हैं। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो वो सक्सेसफुल कैसे बन पाएंगे। पैसा तो चाहिए कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है, तो है ना। तो उसके लिए पैसा कौन लगाता है, आपके शेयर होल्डर्स लगाते हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके इसके सक्सेस के अंदर में, सक्सेस को अचीव करने के अंदर में। इन्वेस्टर्स हो गए, है ना। उसके बाद आपके सप्लायर्स हो गए। आपके सप्लायर्स भी जो है अगर आपको माल नहीं बेचेंगे, अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं देंगे, तो आप फिनिश गुड्स कैसे बनाओगे। आप फिनिश गुड्स नहीं बना पाओगे तो माल मार्केट में कैसे बेचोगे, माल मार्केट में बेच ही नहीं पाओगे, सक्सेसफुल ही नहीं हो पाओगे, है ना। तो आपको आपका जो है सप्लायर्स भी जो है आपके लिए जो है क्या रहेंगे, आपके स्टेक होल्डर्स रहेंगे। कस्टमर्स माल खरीदेंगे नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल कैसे बनेगी। उन्होंने माल खरीदना चाहिए तभी तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बनेगी। तो कस्टमर्स भी यहाँ पे आपके स्टेक होल्डर्स बन गए। रेगुलेटर्स, आपके जो रेगुलेटर्स रहेंगे, अगर वो रेगुलेट ही नहीं करेंगे तो कोई भी आएगा कैसे भी जो उसका जैसे मर्जी रहेगा वैसे धंधा करेगा, है ना। रेगुलेटर जैसे कि आपका बैंकों के लिए रेगुलेटर है आरबीआई, है ना। अगर आरबीआई बैंकों के लिए जो है अपना बैंक का पूरा जो है जो ये पूरा सिस्टम है उसको रेगुलेट ना करे, है ना, तो बैंक अपने अपने मर्जी से धंधा करना शुरू कर देगा, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए सही नहीं होगा,
है ना, उनके लिए सही नहीं होगा, तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको उनको सही दिशा दिखाने के लिए कि कैसे उनको काम करना है ना, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए रेगुलेटर्स भी चाहिए। अगर रेगुलेटर रहता है तो सारी चीज़ें अच्छे से होती है, फेयरली होती है, तभी जाकर के ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुल बन पाती है। तो रेगुलेटर भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भी आपका स्टेक होल्डर बन जाएगा, है ना। ये सारे लोग आपके जो स्टेक होल्डर बन जाएंगे। क्यों बनेंगे स्टेक होल्डर? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। This view of the firm is in contrast to the earlier view of the firm that was considered to be an extension of the owners and shareholders alone. पहले ऐसा होता था, सिर्फ स्टेक होल्डर्स को हम लोग शेयर होल्डर्स के, मतलब शेयर होल्डर्स को अगर रेफर करना होता था तो हम लोग उसको स्टेक होल्डर्स बोल के भी रेफर करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है सर, आज स्टेक होल्डर सिर्फ आपका शेयर होल्डर नहीं है, बाकी सारे लोग भी जो है आज आपके स्टेक होल्डर रहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने उन सब चीज़, उन सब लोगों के नाम जो है पढ़ लिए। उसके बाद सर, थस इट मे बी रियाइटरेटेड, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा है थोड़ा सा दिक्कत है, क्या करूँ। थस इट मे बी रियाइटरेटेड दैट द स्टेक होल्डर्स कैन बी डिफाइंड एज एनी, मतलब बेसिकली वो बोल रहा है इन शॉर्ट स्टेक होल्डर्स को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि भाई पर्सनस या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, चाहे फिर वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। अभी तुम बोलोगे यार सर अब ये सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, रेगुलेटर हो गया, ये लोग तो इंटरनल नहीं है, ये लोग तो एक्सटर्नल है, फिर भी अपन इनको स्टेक होल्डर बोल रहे। चैप्टर का नाम है सर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इन इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ऐसे कैसे स्टेक होल्डर मतलब आपका ऐसा नहीं कि इंटरनली हो वो, है ना, ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल भी हुआ तो भी चलेगा, तो भी हमारा वो स्टेक होल्डर माना जाएगा। जो भी पर्सन या फिर जो भी इंडिविजुअल, जो भी ग्रुप आपके सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो आपका जो है स्टेक होल्डर कहलाया जाएगा। बात सिंपल सी, चाहे वो फिर एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। स्टेक होल्डर्स का डेफिनेशन के अंदर लोग सीधा क्लियरली बोल रहे कि आपका वो बंदा इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसने जो है आपके सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर वो सक्सेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो आपका जो है स्टेक होल्डर कहलाया जाएगा। तो ऊपर जैसे कि अगर आपने देखा तो आपका यहाँ पर जो है सप्लायर हो गया, है ना, फिर आपका जो है कस्टमर हो गया, रेगुलेटर हो गया, ये लोग है भले एक्सटर्नल, स्टिल ये लोग स्टेक होल्डर कहलाए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, वो बोल रहे हैं कि स्टेक होल्डर मतलब वो पर्सन या फिर वो ग्रुप, ठीक है, जो कि इंटरनल है एक्सटर्नल है फ़र्क नहीं पड़ता, दैट हैज़ एन इंटरेस्ट, जिनका क्या है सर, जिनका हमारी फर्म के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है या फिर इम्पैक्ट है उनका हमारे बिजनेस के ऊपर, है ना। या तो उनका क्या है, इंटरेस्ट है, या फिर हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट है। अभी शेयर होल्डर हो गया, शेयर होल्डर का हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, तभी तो वो पैसा लगाएगा। शार्क टैंक के अंदर ये लोग इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते, जितने भी शार्क्स बैठे रहते। क्यों इन्वेस्ट करते? क्योंकि उनको उनके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रहता है ना, कि यार अच्छा बिजनेस कर रहा है, मेरे को भी पसंद है ऐसे टाइप का बिजनेस, मेरे सामने अच्छी डील है, चल इन्वेस्ट कर देता हूँ। इंटरेस्ट आ रहा है ना उनका, है ना। अब वो इंटरेस्ट आ रहा है, अब शार्क है, उनके पास एक्सपर्टीज़ भी होगी। से फॉर एग्जांपल अगर आप शार्क टैंक देखते हो, मेरे को पता नहीं कितने लोग शार्क टैंक देखते नहीं देखते, बट मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों ने शार्क टैंक कभी ना कभी तो देखा रहेगा। तो उसके अंदर अपने शार्क है, से फॉर एग्जांपल नमिता का एग्जांपल ले लेते। अब नमिता फार्मा वाली कंपनियों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करती रहती है। अब नमिता फार्मा वाली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट क्यों करती है? उनकी शेयर होल्डर क्यों बनती है ना, उनका इन्वेस्टर क्यों बनती है? क्योंकि उनको उसका जो है फार्मा, उसका एक्सपर्टीज़ है, उसके एरिया में फार्मा के अंदर वो काफ़ी टाइम से काम कर रही है, उसकी खुद की कंपनी फार्मा सेक्टर के अंदर में। तो कोई स्टार्टअप आता है जो कि फार्मा से रिलेट करता है, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है उसके अंदर, और दूसरा उसको लगता है कि वो एज ए इन्वेस्टर बन के काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी डाल सकती है उनके बिजनेस के ऊपर, है ना। तो दो चीज़ हो रहा है यहाँ पे, वो उसका इंटरेस्ट भी है, इसके लिए इन्वेस्ट करना चाहती है, और उसको लगता है कि वो कुछ इम्पैक्ट भी डाल पाएगी, उसके पास एक्सपर्टीज़ है, उसके पास नेटवर्क्स है ना। वो बोलती है ना कि मैं आपको मेरे नेटवर्क्स दिलवाऊंगी, मेरे पास इतने इतने कंपनियों का नेटवर्क है, इतने इतने टाइम, इतने इतने साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो आप मेरी डील ले लो, मैं आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है ऑन बोर्ड लेकर के आऊँगी, है ना। तो वो इम्पैक्ट भी डाल रही है, उसका इंटरेस्ट है, इसके लिए उसको पैसा भी लगाना है ना। तो आपका जो स्टेक होल्डर है, वो स्टेक होल्डर का जो है आपके बिजनेस में या तो इंटरेस्ट होना चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर नमिता का इंटरेस्ट भी है और नमिता का इम्पैक्ट भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों हो। हम कह रहे हैं अगर इंटरेस्ट भी है तो भी वो आपका स्टेक होल्डर कहलाया जाएगा, अगर इंटरेस्ट नहीं इम्पैक्ट है तो भी वो आपका जो है स्टेक होल्डर्स कहलाया जाएगा। दोनों है तो कहला ही रहा है, एक भी है तो भी कहला ही रहा है, अगर दोनों नहीं है तो फिर वो हमारे लिए स्टेक होल्डर नहीं बुलाया जाएगा, वो हमारे लिए स्टेक होल्डर नहीं कहलाया जाएगा। फिर से एक बार रीड करते सर, स्टेक होल्डर मतलब क्या? स्टेक होल्डर मतलब कि एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसा ग्रुप जो कि इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, दैट हैज़ एन इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसका इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर या फिर जिसका इम्पैक्ट है हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर पे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के ऊपर पे, है ना। अभी जैसे कि नमिता है, फार्मा वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है ना, शार्क टैंक की नमिता के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अगर किसको वो इधर उधर भटक रहा होगा तो, है ना। तो यहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर रही है फार्मा वाली कंपनी में, क्यों कर रही है? क्योंकि इंटरेस्ट है,
और दूसरा उसको लग रहा है इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकती है, खुद का भी फार्मा का बिजनेस है, तो इसके ऊपर भी ये वाले जो नया स्टार्टअप जिसके अंदर वो इन्वेस्ट कर रही है शार्क टैंक के अंदर, उस पर भी वो इम्पैक्ट डाल सकती है ना। तो आपने ये देखा रहेगा कभी कभार ये लोग शार्क्स लोग क्या ना कंडीशन भी डालते हैं कि यार अगर आपको मेरे से डील चाहिए ना, मैं इतनी इतनी डील दे रही हूँ आपको, साथ ही साथ आपको जो है ना आपका जो है ये वाला जो मार्केटिंग करने का तरीका है ना इसको बदलना पड़ेगा, या फिर एक सर्टन एक्स प्रोडक्ट है ना, ये एक्स प्रोडक्ट मेरे को नहीं लगता चलेगा, इसको आपको बंद करना पड़ेगा तो ही मैं पैसा डालूंगी, एक कंडीशन भी डालते हैं वो लोग। तो वो कंडीशन से क्या हो रहा है, वो जो स्टार्टअप आ रहा है, वो जो कॉर्पोरेट आ रहा है, उसकी वो जो ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है उसकी जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। एक कंडीशन डालिए कि मैं डील दूंगी, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है ना वो प्रोडक्ट के अंदर ये मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, वो जो मार्केटिंग करने का तरीका है ना वो मार्केटिंग करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना फर्म की उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर ऐसा कोई बंदा है जो कि उस कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को भी इम्पैक्ट कर रहा है तो भी वो हमारा स्टेक होल्डर कहलाया जाएगा। दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली उनके पास पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारी स्ट्रैटेजी को या फिर परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। अब जैसे कि अगर ने यही शार्क टैंक वाला एग्जांपल ले, कोई भी शार्क अगर किसी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करता है, कहीं ना कहीं उसका जो है एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, उसके पास पावर रहेगी कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है आपकी फर्म की स्ट्रैटेजी को। जैसे कि मैंने बताया कंडीशन डाल देते हो लोग बहुत बार कि ये प्रोडक्ट बंद करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को जो मॉडिफाई करना पड़ेगा, मेरे को नहीं लगता ये प्रोडक्ट चलेगा, इसके अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन करेंगे तो मेरे को लगता है चलेगा, तो मैं पैसा तभी डालूंगा जब तुम उसके लिए रेडी हो। तो वो स्ट्रैटेजी को उसकी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे, उनके पास पावर है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हैं अपने लिए, जो है और भी ज़्यादा जो है उनको अपने नेटवर्क्स दे सकते हैं, है ना। उनके लिए कोई चैनल जिस चैनल को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, जैसे कि क्विक कॉमर्स के अंदर भी अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, चिप्स वगैरह बनाते हैं, फिर आपके ग्रॉसरीज वाले जो स्टार्टअप्स रहते हैं उनको क्विक कॉमर्स का एक्सेस नहीं मिलता, ब्लिंकिट, फिर उसके बाद आपका बिग बास्केट, जेप्टो, इनका उनको एक्सेस नहीं मिलता। तो शार्क बोलते करके भाई हमारे कनेक्शन है, फटाफट दिलवा देंगे तुमको इसका एक्सेस, है ना। तो वो पावर है उनके पास कि वो परफॉर्मेंस को भी ऑर्गेनाइजेशन की इम्पैक्ट कर पा रहे। तो ऐसे पर्सन को अपन बोलेंगे कि हमारा स्टेक होल्डर है ना। यहाँ पर जो है हम लोग सिर्फ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉय की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, अगर एक एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग आज हायर करते हैं, है ना, कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे फॉर एग्जाम्पल वो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर हो, तो अगर वो माल बेचेगा नहीं सामने तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगी ना। वो माल बेच रहा है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट गिर रहा है कि यार हमारी सेल हो रही है ना, हमारी सेल हो रही है तो हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है कहीं ना कहीं। तो वो किसके वजह से हो रही है, क्योंकि वो एम्प्लॉय अपना काम कर रहा है। वो एम्प्लॉय को जो हमने ड्यूटी दिया हुआ है कि तेरे को माल बेचना है, तो हमारा सेल्स मैनेजर है ना, तेरे को सेल्स टीम को लीड करना है, तेरे को सेल्स टीम को देखना है, वो सही से वो अपना काम एग्जीक्यूट कर रहा है, तब जाकर के हमको वो सक्सेस अचीव हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर रहा है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर पे, उसका इम्पैक्ट है हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर पे, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी स्ट्रैटेजी को, तब जाकर के हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो सक्सेस अचीव हो रहा है। तो वहाँ पर उस ऐसे पर्सन को हम लोग हमारा स्टेक होल्डर बोलेंगे। तो आई होप स्टेक होल्डर तुमको अभी क्लियर होगा रहेगा। जनरली स्टेक होल्डर्स इंक्लूड, अब आपके स्टेक होल्डर्स के अंदर कौन से लोग आ जाते हैं, तो आपकी मैनेजमेंट आ गई, एम्प्लॉयज़ आ गए, शेयर होल्डर्स आ गए, कस्टमर्स आ गए, वेंडर्स आ गए, है ना। सबके बारे में अपन ने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया। वेंडर्स आपके बेसिकली सप्लायर्स जो कि आपको रॉ मटेरियल या फिर कोई भी गुड्स जो आपको आपके फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में लगता है वो सप्लाई करेंगे, या फिर कोई भी और इक्विपमेंट वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें आपकी सप्लाई होती है। एडिशनली अदर इंडिविजुअल एंड ग्रुप सच एज गवर्नमेंट्स, है ना, आपका यहाँ पे गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है, labor unions, local groups which are often considered as stakeholders depending on their impact on the particular organization। अब आप बोलोगे गवर्नमेंट कैसे ये है, क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट के पास भी तो पावर है कि वो हमारी स्ट्रैटेजीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है, हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, कोई भी नई पॉलिसी निकाल लेगी। इसमें अपना फेमस एग्जांपल है, अपन बहुत टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं, फेमस थी मतलब काफ़ी लंबे टाइम से अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपन प्लास्टिक से कुछ जो है गुड्स वगैरह बनाते, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक के कंजम्पशन के ऊपर लिमिट लगा दिया कि भैया तुम प्लास्टिक जो है तुम्हारे प्रोडक्शन के लिए इतना सर्टन परसेंटेज ऑफ अमाउंट ही जो है प्लास्टिक का जो है तुम कंज्यूम कर सकते हो। तो हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया ना। हमारे बिजनेस के ऊपर पहले से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 1000 टन प्लास्टिक यूज़ करते थे, है ना, गवर्नमेंट ने बोला भाई 1000 टन अब ये प्लास्टिक तुम यूज़ नहीं कर पाओगे, हर एक कंपनी अभी सिर्फ 500 टन ही जो है प्लास्टिक कंज्यूम कर पाएगी। तो हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आ गया ना, हमारे बिजनेस के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट आ गया। कहाँ 1000 टन यूज़ करके प्लास्टिक का जो है अपन चीज़ें बनाते थे, कहाँ भी 500 टन यूज़ करने को मिलेगा, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ गया। तो ये किसकी वजह से पड़ा, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली उसकी वजह से पड़ा ना। गवर्नमेंट ने हो सकता है जो प्रोडक्ट अपन जो मटेरियल अपन अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते थे उस मटेरियल को बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, है ना। से फॉर एग्जांपल अभी जो है अपन किसका यहाँ पे एग्जांपल है ना, से फॉर एग्जांपल अभी मतलब अपन कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे ना, अपन कोई एक्स प्रोडक्ट बना देते उसके अंदर अपन प्लास्टिक का ही ले लो यार। प्लास्टिक गवर्नमेंट ने पहले कंजम्पशन के ऊपर लिमिट लगाया, अब बोला प्लास्टिक ही बैन कर दिया। पहले हम लोग जो है प्लास्टिक की पॉलीथीन्स बनाते थे, गवर्नमेंट ने बोला प्लास्टिक की पॉलीथीन्स पे हम लगा रहे हैं बैन।
प्लास्टिक की पॉलीथीन्स पे हम लगा रहे बैन, तो सीधा सीधा पूरे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया, धंधा ही नहीं होगा। जिस प्रोडक्ट के ऊपर धंधा बनाया था वो प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो अब क्या करें, है ना। तो गवर्नमेंट इस तरीके से हमारे बिजनेस को जो है इम्पैक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए जो है क्या होगा, एज ए स्टेक होल्डर हम उसको देखेंगे, है ना। ई स्टेक होल्डर और स्टेक होल्डर्स ग्रुप विल बी अफेक्टेड बाय द बिजनेस स्ट्रैटेजी दैट द ऑर्गेनाइजेशन चूज एंड इम्प्लीमेंट्स। कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी भी जो है अफेक्टेड जो है रहेगी, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी भी जो है अफेक्ट होगी। तो यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स वाला पार्ट मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर रहेगा। स्टेक होल्डर्स अपने कौन से लोग रहते हैं, क्या स्टेक होल्डर्स का मतलब है, ये अपन ने समझ लिया। एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन जो है अपने को होता है कि स्टेक होल्डर्स मतलब सिर्फ इन्वेस्टर, वैसा नहीं होता है। स्टेक होल्डर सिर्फ आपके इन्वेस्टर्स नहीं होते, और भी आपके लोग जो है स्टेक होल्डर्स के इसमें आ जाते हैं, वो अपन ने चीज़ देखी। यहाँ पर जो है अपन थोड़ा सा भी आगे प्रोसीड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा कि अपन पढ़ क्या रहे हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस अपन कर रहे हैं। ये अपन ने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना थोड़े टाइम पहले शुरू किया था, आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम लोगों ने कुछ 14 लेक्चर पहले स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना शुरू किया था, जिसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे थे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझ रहे थे चैप्टर 2 के अंदर। अब हमने उसको जो है आगे बढ़ा है, उसको ही आगे कंटिन्यू किया है, और अभी हम लोग वापस से स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन इस बार एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं होगा, इस बार इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर कौन से लोग हमारे हिस्सा होते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर में। तो हम कहते हैं जनरली स्टेक होल्डर्स रहते हैं, है ना, जो कि आपके इंटरनल रहते हैं। अब स्टेक होल्डर्स जो है आपके, हमने ये नहीं बोला कि स्टेक होल्डर सिर्फ इंटरनल रहने चाहिए, स्टेक होल्डर्स आपके एक्सटर्नल भी रह सकते हैं, इंटरनल भी रह सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर जो है मेनली इंटरनल वालों पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर डिस्कशन इंटरनल इन्वायरमेंट को लेकर के होने वाला है, ना कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को लेकर के होने वाला है। लेकिन स्टेक होल्डर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनल होंगे, स्टेक होल्डर एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हमारे लिए मेन फोकस जो होगा वो होगा आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स, क्योंकि नाम चैप्टर का इंटरनल इन्वायरमेंट है ना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाले स्टेक होल्डर्स कहाँ जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर जाएंगे। लेकिन स्टेक होल्डर्स मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, ये आपको जो है बात याद रखनी पड़ेगी। कुछ इसके अंदर कन्फ्यूजिंग है नहीं, नॉर्मल है बात, है ना। उसके बाद सर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपन देखते हैं एक कंसेप्ट आ रहा है मेंडलोज शेयर स्टेक होल्डर्स मैट्रिक्स, है ना। मेंडलोज स्टेक होल्डर्स मैट्रिक्स, ये आपके एमटीपी में पूछा हुआ है। रिसेंट जो एमटीपी आया था मई 24 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट ने पूछा था। एग्जाम के अंदर अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, बट क्या बता जो है सितंबर 24 के अंदर वो लोग पूछ ले, या फिर जैन 25 के अंदर पूछ ले, हो सकता है ना। अगर मई 24 के एमटीपी में वो पूछ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो है ऐसे अच्छे क्वेश्चन जो है काफ़ी लिमिटेड है। ये एक वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट के लिए रह सकता है, जो कि आपको आराम से एग्जाम में कभी ना कभी तो पूछेगा ही पूछेगा। अभी तक पूछा नहीं है क्योंकि मई 24 आपका पहला अटैम्प्ट था न्यू सिलेबस का, तो सितंबर 24 में शायद पूछ ले, या फिर जैन 25 के अंदर पूछ ले, तो इसलिए स्पेशली इसको मैंने मार्क किया हुआ है, जो कि एमटीपी के अंदर पूछा हुआ है मई 24 के अंदर। मेंडलोज स्टेक होल्डर्स मैट्रिक्स, है ना। बेसिकली अभी जो बात अपन ने ऊपर देखी ना, वही बात जो है मेंडलो करके एक अपने जो है स्ट्रैटेजिस्ट थे, इन्होंने अच्छी तरीके से जो है हमको एक मैट्रिक्स बना करके जो है समझाई हुई कि कैसे हमने हमारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और कितना अपन ने अपने एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अब जैसे कि एम्प्लॉई है, काफ़ी ज़्यादा क्रूशल स्टेक होल्डर है हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा अपन ने उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हमारे शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, हमारे जो इन्वेस्टर्स है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमने काफ़ी ज़्यादा जो है अटेंशन देना चाहिए, है ना। तो ये अपन कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सी स्टेक होल्डर को अपन ने कितना अटेंशन देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है ना हर एक स्टेक होल्डर हमारे लिए इक्वल इंपॉर्टेंस का हो, है ना। अब जैसे कि आपका जो है कोई गवर्नमेंट हो गया, है ना। अब गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं है ना कि गवर्नमेंट हर एक बिजनेस के लिए जो है टॉप प्रायोरिटी पे होए, है ना। गवर्नमेंट हो सकता है कि इस बिज़नेस को जो है फेवर करता है, तो हमारे को मतलब इतना अटेंशन देने की गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है। हमारा बिजनेस अभी प्लास्टिक का है, तो हमको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि यार गवर्नमेंट आए दिन कोई ना कोई पॉलिसी जो है निकाल सकता है प्लास्टिक के लिए, तो हमको एकदम क्लोजली अटेंशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब हमारा बिजनेस कोई भी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट को जो है कोई दिक्कत नहीं है उससे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग जो है एग्रीकल्चर के बिजनेस के अंदर है, तो एग्रीकल्चर के जो बिजनेस के अंदर होते हैं लोग होते हैं, फार्मर्स वगैरह होते हैं, उनको तो गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, तो हमको इतना कोई दिक्कत नहीं है ना। गवर्नमेंट तो हमारे लिए फेवर पे पॉलिसीज़ बना रहा है ना, तो हमको इतना कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट से। जिनको दिक्कत है गवर्नमेंट से, उनको ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेंगे। गवर्नमेंट से मतलब जैसा गवर्नमेंट बोल रही है वैसा वैसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग तो ऐसा कोई बिजनेस के अंदर है नहीं, तो गवर्नमेंट उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता होगा, है ना। हमारा कोई एक छोटा मोटा सोल प्रोप्राइटरशिप का धंधा है, अब गवर्नमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप के छोटे मोटे धंधे के अंदर थोड़ा ना कुछ करता है ना। ऑफिशियली हमने अपने पैसे से दुकान खरीदी हुई है, उसके अंदर धंधा कर रहे हैं हम लोग, कोई इलीगल धंधा नहीं कर रहे। से फॉर एग्जाम्पल मेरी छोटी सी दुकान है, उसके अंदर नोवेल्टी आइटम्स बेचता हूँ, गिफ्ट वगैरह वाले, है ना, क्रोकरी आइटम्स बेचता हूँ, है ना।
तो कपड़े बेचता हूँ, है ना, तो उसमें अभी गवर्नमेंट का क्या संबंध, कुछ कुछ संबंध नहीं। तो वैसे वाले बिजनेस के लिए थोड़ा ना एक गवर्नमेंट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर रहेगा, छोटा मोटा स्टेक होल्डर रहेगा यार, गवर्नमेंट को इज्जत तो देना पड़ेगा ना, लेकिन इतना भी इज्जत नहीं कि यार एकदम टॉप पे रखूँ उसको, है ना। तो आपके हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स रहेंगे, कैसे आप इन स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करोगे और कितना अटेंशन, कितना इंपॉर्टेंस आपने इन स्टेक होल्डर्स को देना चाहिए, ये बताया आपके मेंडलो ने बताया अपने एक मैट्रिक्स के थ्रू, जिस मैट्रिक्स को अपन जो है समझने वाले। मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से जो कि आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सीधा मैं आपको मैट्रिक्स समझा रहा हूँ, काफ़ी इजी सा मैट्रिक्स है, फिर उसके बाद ऊपर जाकर के अपन रीडिंग वाला पार्ट है वो अपन बाद में करेंगे, पहले अपन कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि ये मेंडलर्स मैट्रिक्स है क्या। सेम आपको डायग्राम आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मिल जाएगा, वहीं से उठाया हुआ डायग्राम है, तो मज़ेदार डायग्राम है, इसको इसको समझ के आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि मेंडलर ने क्या बातें आपको जो है समझाई हुई है। यहाँ पर जो है अपन बोल रहे हैं कि कैसे अपन जो है अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें और कितना इंपॉर्टेंस उसको दे। सिंपल सी बात है, इधर से अपने को सिर्फ एक ही बात को जो है क्लियर करना है कि कैसे अपन अपने स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करें और कितना इंपॉर्टेंस अपन ने उस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को देना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर वो स्टेक होल्डर रखता है, वो अपने को जो है देखना है। सबसे पहले सर हमारे पास जो है कीप सेटिस्फाइड वाले लोग आते हैं, है ना, ऐसे लोग जिनको अपने को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रखना पड़ेगा, यानी कि इनको अपने को बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। उससे पहले सर अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, सर अगर आप देख सकते हो तो आपके जो वर्टिकल पे है, वर्टिकल पे आपको देखने को मिलेगा पावर और इन्फ्लुएंस, है ना। वर्टिकल पे अगर आप देखोगे तो पावर और इन्फ्लुएंस आपको जो है देखने को मिल जाएगा, और हॉरिजॉन्टल पे अगर आप देखोगे तो आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो वर्टिकल पे आपका जो है यहाँ पे आप जो है फोकस करो किस पे, पावर पे। इन्फ्लुएंस तो एक दूसरा शब्द है, बट अपन पावर पे फोकस करेंगे, पावर ही मैं रेफर करूँगा, है ना। तो वर्टिकल पे आपको मिलेगा पावर, हॉरिजॉन्टल पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट, है ना। हॉरिजॉन्टल पे आपको मिलेगा क्या, इंटरेस्ट। सर सबसे पहले अपन ये समझ ले पावर मतलब क्या और इंटरेस्ट मतलब क्या, क्या बोल रहे हो सर। अच्छा, मेंडलर मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम भी है जो कि इधर लिखा हुआ है, वो क्या है सर, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। जो अपन ने अभी देखा ना, पावर और इंटरेस्ट, हॉरिजॉन्टल पे आपका क्या था, इंटरेस्ट, और वर्टिकल पे था आपका पावर, है ना। तो पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी इसको बुलाया जाता है। तो एग्जाम में कभी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, स्टेट मेंडलर्स मैट्रिक्स, है ना, मेंडलर स्टेक होल्डर मैट्रिक्स, या फिर वो आपको बोलेगा स्टेट पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। तो जिस बच्चे को इसका अल्टरनेट नाम नहीं पता रहेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स क्या है। और अगर आपने डायग्राम अच्छे से नहीं देखा रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा डायग्राम, तो डायग्राम भी आपको बनाने को बोल सकता है। ये जो May 24 के एमपी के अंदर क्वेश्चन आया था ना, आप लोग देख लेना अपने साइड से, उसके अंदर उन्होंने डायग्राम भी ड्रॉ करने को बोला था, तो इसलिए ये डायग्राम भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको अच्छे से याद करके जाना, डायग्राम को भी एग्जाम में आ सकता है। तो सर सबसे पहले अपन जो है समझते हैं पावर का मतलब क्या है। अपन पहले समझ रहे पावर और इंटरेस्ट मतलब क्या। सबसे पहले पावर को समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर। पावर मतलब क्या, पावर बेसिकली मतलब कि द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज। यानी कि आपके पास एबिलिटी है कि आप क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को या फिर रिसोर्स को, है ना। अभी आपका जो है से फॉर एग्जांपल अपन शार्क टैंक के बारे में बात करते हैं। शार्क टैंक के अंदर कोई भी स्टार्टअप आता है ना, कोई भी स्टार्टअप आता है, स्टार्टअप आता है, अपनी पिच देता है, शेयर अपने जो शार्क टैंक के शार्क्स होते, अगर उनको पसंद आते, है ना, तो उनको जो है डील देते, ऑफर देते कि यार मैं इतना इतना जो है सर्टन देखो अमाउंट ऑफ पैसा दूंगा, इतना इक्विटी लूंगा, है ना। तेरे को बस एक चीज़ करना पड़ेगा कि यार तेरी ये जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है ना बिजनेस चलाने की, वो मेरे को सही नहीं लग रही है। मैं अगर तेरे इसमें आता हूँ, कैपिटल पे आता हूँ, यानी कि मैं तेरा इन्वेस्टर बनता हूँ, है ना, तेरे बिजनेस पे पैसा लगाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तेरी स्ट्रैटेजी जो है चेंज की जाए, और मैं जैसे तेरे को बोल रहा हूँ तू वैसा काम करे, तभी जाकर के तेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुल हो पाएगी, है ना। ऑब्वियसली शार्क्स के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने बड़े बड़े बिजनेस बनाए हुए, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आइडिया है, तो इसलिए जो है ये कंडीशन जो है रखते हैं। तो ये कंडीशन के साथ, ये कंडीशन उनको उनको मतलब ये कंडीशन एक तरीके से उनको एक पावर दिलवा रही है कि यार वो उनकी स्ट्रैटेजी जो है चेंज कर रहे हैं, वो उनकी स्ट्रैटेजी को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। से फॉर एग्जांपल आपका कोई शार्क टैंक के अंदर बिजनेस आता है, बोलता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है ना, मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये प्रोडक्ट से फॉर एग्जांपल अपना जो है किसका, अपन यहाँ पे एग्जांपल ले, से फॉर एग्जांपल अपन जो है यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं किसका, तो कोई भी आप ऐसी कंपनी ले लो जो कि प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है ना। से फॉर एग्जांपल फर्नीचर, प्लास्टिक की फर्नीचर बनाने वाली कंपनी जो है शार्क टैंक के अंदर आ गई, कहती है कि मैं प्लास्टिक से जो है मैं प्लास्टिक से जो है फर्नीचर बनाती हूँ। अपने कोई भी एक भोले वाले शार्क थे, उनको जो है बिजनेस पसंद आ के बोला भैया प्लास्टिक से आप नहीं बनाओगे, आप बनाओगे किससे, आप बनाओगे वुड से आपका फर्नीचर, हमको प्लास्टिक वाली फर्नीचर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। आप में कैपेबिलिटी लग रही है, आप इंटरप्रेन्योर काफ़ी अच्छे लग रहे हो, मेरे को कैपेबिलिटी आप पे बहुत लग रही है, आप ही मेरे को चाहिए, मैं आप में पैसा लगा रहा हूँ, आपके बिजनेस में पैसा नहीं लगा रहा हूँ। आपके बिजनेस को आपको जो है थोड़ा सा जो है चेंज करना पड़ेगा। आप जो रिसोर्स यूज़ कर रहे हो ना, प्लास्टिक, है ना, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा वुड के साथ में।
है ना, ये मेरी एक कंडीशन है, तभी मैं आपके ऊपर पैसा लगाऊंगा। मैं बिजनेस में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोलते हैं ना, मेरे को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को बंदा बड़ा पसंद है, मैं बंदे पे पैसा लगा रहा हूँ। तो बंदे पे पैसा लगाते हुए हम आपके बिजनेस को जो है इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हम ये पावर को एक्सरसाइज करना चाहते हैं हमारी, कि आपके रिसोर्स जो आप यूज़ कर रहे हो उसको आप चेंज करो, है ना। तो कहीं ना कहीं उनके पास पावर आ रही है, इसके लिए वो जो है रिसोर्स को या फिर उनकी स्ट्रैटेजी को जो है बदल पा रहे, है ना। क्यों बदल पा रहे? क्योंकि उनके पास एक पावर मिल रही है, वो लोग पैसा लगा रहे हैं, एक अच्छा स्टेक खरीद रहे हैं बिजनेस के अंदर का, तो उनको पावर मिल रही है कि यार आप जो है ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है रख सकते हो, हमारे स्ट्रैटेजी को, हमारे रिसोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो पावर मतलब क्या? पावर बेसिकली सिंपल मतलब कि एक ऐसी एबिलिटी, है ना। अपन बोल रहे हैं एक पर्सन जो है, एक पर्सन के पास ये पावर है, यानी कि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को या फिर उसके रिसोर्सेज को, है ना। वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को या फिर रिसोर्सेज को। और इंटरेस्ट मतलब कि क्या? इंटरेस्ट मतलब कि क्या सर? इंटरेस्ट मतलब कि हाउ इंटरेस्टेड दे आर इन ऑर्गेनाइजेशन सक्सीडिंग, बेसिकली कितना उन लोगों का इंटरेस्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सीड हो, आगे चल करके ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बने, है ना। आगे चल करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बने, कितना उसका इंटरेस्ट है। बेसिकली इंटरेस्ट मतलब कि यार वो इंटरेस्ट है, वो चाहता है एज अ वेल विशर कि यार कंपनी ग्रो करे, बड़ी कंपनी बने। आज 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 काफ़ी छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रही है, कल जाकर के काफ़ी अच्छे बड़े लार्ज स्केल पे ऑपरेट करे, है ना। ये मेरी इच्छा है। तो वो इंटरेस्ट मतलब कि वो इंटरेस्टेड है कंपनी को ग्रो करता हुआ देखने के लिए। और पावर मतलब क्या? उसके पास एबिलिटी है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजी को या फिर उसके रिसोर्सेज को। तो मेरे ख्याल से पावर और इंटरेस्ट, अपन पावर और इंटरेस्ट को जो है समझ चुके, वापस आ जाते हैं नीचे अपने मैट्रिक्स की तरफ में। मैट्रिक्स पे आप देख रहे हो अगेन, वर्टिकल पे अगर आप देखोगे तो वर्टिकल पे आपको पावर मिलेगा और हॉरिजॉन्टल पे आपको मिलेगा क्या? इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो हाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो लो है ना। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो क्या है? लो है। और ऊपर देख सकते हो आप क्या है सर? ऊपर देख सकते हो हाई है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना कैसे? कीप सेटिस्फाइड वाले लोग वो लोग रहेंगे जिनका पावर काफ़ी ज़्यादा हाई है ना, जिनका पावर काफ़ी ज़्यादा हाई है और जिनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लो है ना। तो कीप सेटिस्फाइड वाले लोग कौन हो गए? जिनका पावर बहुत ज़्यादा है और जिनका इंटरेस्ट कम है। इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पावर बहुत ज़्यादा है ना। पावर हमने देखा, पावर मतलब क्या? सीधा सीधा एक एबिलिटी मिल रहा है कि वो आप स्ट्रैटेजी को या फिर हमारे किसको, ऑपरेशंस को, रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और इंटरेस्ट मतलब क्या? कि आपकी इच्छा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बने, सक्सेसफुल बने, है ना। तो वो काफ़ी लो है, आपकी आपकी इच्छा काफ़ी लो है। आप बस देखना चाहते हो कि हाँ बन जाएगी, नहीं बनी नहीं बनी, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप पावर भी बहुत ज़्यादा रखते हो। जैसे कि शार्क टैंक है, शार्क टैंक के अंदर किसी एक शार्क ने एक छोटे से स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट किया, है ना। कि यार मेरे को बंदा बड़ा सही लग रहा है, धंधा भी ठीक ठाक है, चल एक रिस्क लेते, पैसा लगा करके देखते, है ना। अब वो पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टर बन रहा है, इन्वेस्टर बन रहा है, तो उसके पास पावर तो आ ही रही है कि उसके पास एक एबिलिटी है कि वो स्ट्रैटेजी या फिर रिसोर्स को जो है इम्पैक्ट डाल सकता है। और दूसरा उसका इंटरेस्ट भी, मतलब ठीक है, अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरा मतलब है इतना खासा, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, थोड़ा इसको दे दिया, देखते हैं अगर धंधा बन गया, नहीं बना नहीं बना, चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसका इंटरेस्ट करना है ऐसे अप्रोच में अगर अपन देखें तो उसका इंटरेस्ट काफ़ी लो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना, इंटरेस्ट काफ़ी लो है तो उसके पास पावर नहीं है। पैसा तो वो लगा रहा है ना, तो पैसा लगा करके उसके पास पावर आ रहा है, उसके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ शेयर आ रहा है बिजनेस का, तो पावर तो उसके पास है। पावर तो है कि वो स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस कर सकता है और आपके ये जो रिसोर्सेज है उसको इम्पैक्ट कर सकता है ना। पावर तो है उसके पास, लेकिन इंटरेस्ट उसका कम है कि यार चला तो चला, मेरे को इतना मतलब वो नहीं लग रहा है, एकदम मतलब सेटिस्फाइंग बिजनेस नहीं लग रहा है, ठीक ठाक बिजनेस है, एक रिस्क ले रहा हूँ, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। तो इंटरेस्ट इसका मतलब जो है उसका काफ़ी ज़्यादा लो है। ऐसे लोग आपके जो है कीप सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को हमको जो है सेटिस्फाइड जो है रखना पड़ता है कि भाई अपन इनको खुश रखें। क्योंकि ये वो ऐसे लोग हैं कि इनको अगर अपन ने खुश नहीं रखा तो ये क्या करेंगे, हमारे सीधा सीधा जो है रिसोर्सेज या फिर स्ट्रेटेजी के ऊपर इम्पैक्ट डाल देंगे। तो सर ऐसे लोगों के साथ हम लोग कैसे ट्रीट करें, ऐसे लोगों को हम लोग कैसे ट्रीट करें? तो ऐसे लोगों को हमने ऑफेंटली कंसल्ट करना चाहिए, है ना। पूछते रहना चाहिए कि अगर इनको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी इनको लग रहा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नीचे ऊपर जा रहा है, तो इनसे सलाह मशवरा करे, है ना। इनको कंसल्ट करे कि भाई आपको सब सही लग रहा है ना, हम लोग सही जा रहे हैं ना। तो इनको ऐसे पूछताछ करते रहे, ट्राई करें कि इनका इंटरेस्ट बढ़े। अगर इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छे, और पैसा लगाएंगे आपके कंपनी में। अगर इनको दिखेगा खैर कि हाँ भाई कंपनी जो है धीरे धीरे बड़ी बन रही है, मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी और बड़ी बने, तो अगर और बड़ी बनानी है उस कंपनी को तो पैसा भी थोड़ा और डालना पड़ेगा। हाँ, शार्क टैंक के शार्क के अंदर एक शार्क ने आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया एक लो इंटरेस्ट के साथ में कि भाई चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। इन्वेस्ट कर रहा है, पावर तो आ रहा है ना। आपने उसको थोड़ी सी जो है प्रोग्रेशन दिखाई, आपने दिखाया करके यार मेरा बिजनेस जो है बड़ा बिजनेस बन सकता है, उसको भी ये बात दिख गई, तो आप चाहोगे कि और पैसे लगाए, पावर भी बढ़ाए और इंटरेस्ट भी बढ़ाए, है ना। तो ऐसे बंदे का आप जो है क्या करो, ट्राई करो कि इंटरेस्ट भी बढ़े,
कैन बी हिंडरेंस टू न्यू आइडियाज़ और स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। ऐसा पर्सन है ना, ऐसा पर्सन आपके लिए जो है थोड़ा सा जो है रास्ते के कांटे की तरह भी काम कर सकता है। वो आपको हो सकता है रोक सके करके आपका कोई भी नया आइडिया इंप्लीमेंट मत करो, नई चीज़ कुछ भी मत करो, है ना। जो भी अभी कर रहे हो उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान दो, कुछ भी नया मत करो, है ना। वो आपको ऐसा बोलेगा। वो हो सकता है करके आप चाहते हो करके आप थोड़ा सा ना स्ट्रैटेजी के अंदर बदलाव लाना चाहते हो, लेकिन वो अड़ के बैठ जाएगा क्योंकि नहीं भाई तुम स्ट्रैटेजी जो है चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास पावर है कि वो आपकी स्ट्रैटेजी को या फिर उसको इम्पैक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वो अड़ के बैठ जाएगा, बोलेगा भाई मेरे को तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तो भाई तेरी कंपनी ऐसी इसी हिसाब से चलती हुई दिखनी चाहिए, तू इसी हिसाब से ऐसी अपनी कंपनी को चला, है ना। तो आपके रास्ते के कांटे की तरह भी काम कर सकते हैं। तो अपने को इन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा संभाल करके ट्रीट करना है और इनको हमेशा सेटिस्फाइड रखना है। ये लोग अगर दुखी हो गए तो हमारे बिजनेस को जो है बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है सर। अच्छा, ऐसे लोग सर अगर एग्जाम्पल देख लेगा कि ऐसे लोग जो कीप सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी है उसके अंदर सर कौन से लोग आते हैं, तो उसके अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले आपके जो है यहाँ पे जो है आपके बैंक्स आ गए, आपकी गवर्नमेंट आ गई, आपके कस्टमर्स आ गए। ये लोग कुछ आपके एग्जाम्पल है जो कि आपके कीप सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। बैंक्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, है ना। ये सारे लोग आपके कीप सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद सर अपन आते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। सर कीप सेटिस्फाइड वाला आई होप आपको क्लियर रहेगा, एग्जांपल्स भी अपन ने देख लिए। बैंक्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, ये लोग जो है आपके कीप सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे। इनको आपको सेटिस्फाइड जो है रखना पड़ेगा। ऑफनली इनको आप कंसल्ट करते रहोगे, इनका इंटरेस्ट जो है आपको बढ़ाने की कोशिश करनी। कीप सेटिस्फाइड वाले वो लोग थे जिनका पावर बहुत ज़्यादा हाई था और इंटरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लो था। अब आते हैं सर हम लोग की प्लेयर्स के ऊपर। नाम सुन के तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये की प्लेयर है, मतलब इसका पावर भी बहुत ज़्यादा हाई होगा और इसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट भी इसका जो है क्या है सर, हाई है। पावर भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि हमारा हो गया की प्लेयर। अभी की प्लेयर के अंदर सर अगर आप पूछोगे कि की प्लेयर के अंदर कौन से लोग आते हैं, तो की प्लेयर के अंदर सर अगर आपको पता है सर अपने की मैनेजरल पर्सनस, KMP लॉ में पढ़ते हैं अपन, वो सारे अपने की प्लेयर्स होते है ना। की मैनेजर पर्सनस बोल लो या की मैनेजरल प्लेयर्स बोल लो, वन एंड द सेम है ना। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन वगैरह ये सारे लोग आपके यहाँ पे की प्लेयर्स के अंदर आएंगे। ऐसे लोगों को आपको एकदम क्लोजली मैनेज करना है। इनको आपको डिसीजन मेकिंग में जो है इन्वॉल्व कराना है, जितना हो सके इनको जो आप डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व करो। जैसे कि बोर्ड डिसीजन मेकिंग के अंदर हमेशा इन्वॉल्व रहता है, चेयरमैन डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व रहता है ना। इंगेज रेगुलरली एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इनको रेगुलरली आप इनके साथ इंगेज करो, रेगुलरली इनके साथ बातचीत बनाए रखो अपनी। रेगुलरली आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफिस आते हैं, काम करते हैं अपना, और इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करो, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करो जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो की प्लेयर्स के अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो नीचे शेयर होल्डर्स आ गए, CEO आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गया, ये सारे आपके जो है की प्लेयर्स रहते हैं। इनको आपको एकदम क्लोजली मैनेज करना है। कीप सेटिस्फाइड वालों को आप एकदम ऑफनली जो है कंसल्ट करोगे सर। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं हमारे तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे हम लोग देखते हैं तीसरे कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स का, हमारे स्टेक होल्डर्स कौन से आते हैं। तीसरे कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स आते हैं हमारे लो प्रायोरिटी वाले स्टेक होल्डर्स, जिनको हम लोग एकदम लो प्रायोरिटी पे रखेंगे। लो प्रायोरिटी में आपके कौन से लोग आ जाएंगे सर, तो लो प्रायोरिटी के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ यहाँ पे, तो आपके बिजनेस मैगजीन्स भी कहीं ना कहीं आपके जो है यहाँ पे स्टेक होल्डर रहते हैं। बिकॉज अगर न्यूज़ में कुछ भी छप जाता है कंपनी के खिलाफ तो वो उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, है ना। कोई भी किसी भी कंपनी के खिलाफ में कोई भी नीचे नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो उसके स्टॉक पे असर पड़ता है ना। जो शेयर मार्केट होता है उसके अंदर उसको अफेक्ट पड़ता है, कोई भी न्यूज़ निकल के आ जाती है ना। तो बिजनेस मैगजीन्स, मीडिया हाउसेस, ये लोग आपके एकदम लो प्रायोरिटी वाले स्टेक होल्डर्स रहते हैं। इनका ज़्यादा स्टेक होल्डर नहीं रहता है। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि ये कोई भी अपने बारे में एरी गहरी चीज़ नहीं छाप दे जिससे अपने को जो है एडवर्स इफेक्ट्स जो है फेस करने को मिले। तो बिजनेस मैगजीन्स एंड मीडिया हाउस अगर कुछ भी हमारे खिलाफ लिखते हैं, है ना, जिसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा लिखेगा तो हमारा शेयर ऊपर जाएगा, बुरा लिखेगा तो हमारा शेयर नीचे जाएगा, है ना। हमारे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ रहा है ना, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो हमारा बिजनेस हो रहा है ना। तो इसीलिए ये लोग भी हमारे स्टेक होल्डर्स रहेंगे, लेकिन इनको हमको सबसे लो प्रायोरिटी में रखना है ना। इनको सिर्फ अपन मॉनिटर करते रहेंगे, देखते रहेंगे भाई ये बस कुछ अपने बारे में जो है गलत ना लिख दे, है ना। इनको बस मॉनिटर करना है। कोई भी इंगेजमेंट इनके साथ अपने को करनी नहीं है, ज़्यादा मुलाकात, ज़्यादा बातचीत इनके साथ करने की नहीं। अगर हमको कुछ मार्केटिंग वगैरह हमारी करवानी है, पॉजिटिव मार्केटिंग करवानी है, तभी थोड़ा बहुत कंसल्ट कर ले, ठीक है। अगर हमारा कुछ मतलब वैसा मार्केटिंग वगैरह वाला कुछ भी सीन नहीं है तो इनको बिल्कुल भी कंसल्ट करने का नहीं, कोई भी इनको मैनेज वगैरह करने एकदम मतलब इनको कोई मैनेज वगैरह नहीं करने का, ध्यान इनकी तरफ देने का ही नहीं। जनरली ओके
ऑकेजनली कम्युनिकेशन कर लिया, कभी कोई आर्टिकल वगैरह छपवाना है, कभी कोई मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह करवानी है ना, तो तब आपने तभी जो है थोड़ी सी इनके साथ जो है ओकेजनल कम्युनिकेशन कर लिया। अदरवाइज इनको जो है आपने ध्यान इतना देना नहीं है, एकदम लो प्रायोरिटी में रखना है। क्यों? क्योंकि इनका जो पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है और इनका जो इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो याद रखना, जिसका पावर बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्ट कम है, कीप सेटिस्फाइड। इसके अंदर आपके जो है आपके यहाँ पे एग्जांपल हमने देखा, बैंक्स आ गए, गवर्नमेंट से आगे, कस्टमर्स आ गए। फिर जिसका पावर बहुत ज़्यादा हाई है, जिसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है, वो आ गया हमारा की प्लेयर। की प्लेयर का हमने नीचे देखा गया, जैसे कि आपके शेयर होल्डर, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर आते हैं सर आपके लो प्रायोरिटी वाले लोग, जिनका पावर बहुत ज़्यादा कम है और जिनका इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इनको इधर आपके बिजनेस मैगजीन्स, मीडिया हाउसेस, ये सारे लोग आ गए। और उसके बाद सर आपके आखिरी आते हैं कीप इन्फॉर्म्ड वाले लोग, है ना। आखिरी आता है आपके कीप इन्फॉर्म्ड वाले लोग। कीप इन्फॉर्म वाले लोग के अंदर आपके सर आपके ऐसे लोग आ जाते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल आपने जो है एक एक एनर्जी ड्रिंक निकाली आपने, है ना। एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक निकाली जो कि आपके जो काफ़ी सारे वाइटामिन कंटेन करती है, उसके अंदर काफ़ी सारा वाइटामिन है, काफ़ी सारा मिनरल्स है ना, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक निकाली। बेसिकली आपने हेल्दी ड्रिंक निकाली जो कि आपकी कंजम्पशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है ना। जैसे नॉर्मल अपन कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, ये सब देखते हैं, हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन आपने एक ऐसी ड्रिंक निकाली जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। तो आपने क्या किया, आपने एक डॉक्टर के पास अप्रोच किया। आप एक डॉक्टर के पास, आप काफ़ी सारे डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, उनसे जो है अप्रूवल ले रहे थे, सर्टिफाई करवा रहे थे अपने प्रोडक्ट को। तो आप ऐसे 3-4 डॉक्टर के पास गए, तो 3-4 डॉक्टरों ने उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया प्रोडक्ट के अंदर, कि हाँ वाकई में ये जो प्रोडक्ट है सही में हेल्दी है हमारे बॉडी के लिए, तो इसको जो है आप अच्छे से जो है आगे प्रमोट करो, इसको बेचो, हम आपके साथ हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस प्रोडक्ट के अंदर, अगर आपको कुछ इसके फॉर्मुलेशन के अंदर कुछ हमारी मदद चाहिए, इसको आप और ऐसे ऐसे करके, है ना, इसके अगर हम लोग ये अंदर एलिमेंट्स डाल दे तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन सकता है ना। तो वो उनसे आप उनके इनपुट्स ले सकते हो। तो ऐसे लोगों का जो है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको एक डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, है ना, या फिर आपको कोई भी ऐसा आप एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। क्यों? क्योंकि यार वो उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, उसको वो शौक है ना, उसकी वो हॉबी हो सकती है। अब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का अगर हम अपन बात करें, हेल्थ तो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ हो जाएगा उसका भी, है ना। तो आप एक हेल्दी ड्रिंक बना रहे हो तो उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, वो बता सकता है, आपको रिकमेंड कर सकता है कि ये एलिमेंट्स उसके अंदर और डालो तो इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। ये चीज़ के अंदर से हटाओ, न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ेगा इसका। तो उसका एक तरीके से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसके इंटरेस्ट को अपन ने यूज़ करना चाहिए, उसके इंटरेस्ट को अपन ने पूरी तरीके से यूज़ करना चाहिए, और उसके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में अपन ने उससे कंसल्टेशन लेना चाहिए। समझते हैं सर कीप इन्फॉर्म्ड वाले लोगों के अंदर क्या मतलब सिचुएशन बन रही है। यूटिलाइज द हाई इंटरेस्ट बाय इंगेजिंग इन डिसीजंस। आप कोई भी उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन लोगे अगर, तो उनको इंगेज करना। कंसल्ट इन देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट, जहाँ पे मैंने बताया जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है, जहाँ पे उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। आप जो है ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी, आप अलग अलग तरीके के जो है ड्रिंक्स बनाते हो, लेकिन आपका एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो उनका इंटरेस्ट सिर्फ उस हेल्दी प्रोडक्ट के अंदर है, आपके पूरी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। तो जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है ना, जिस प्रोडक्ट में उनका इंटरेस्ट है ना, उस प्रोडक्ट के लिए जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो, जो भी आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, है ना, जो आप उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो, उसके लिए आप उनको जो है कंसल्ट करो, उसके लिए आप जो है उनको क्या करो, उसके लिए आप उनको जो है कंसल्ट जो है करते रहो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे लोगों को आप इन्फॉर्म रखो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट के अंदर चीज़ें में कोई प्रोडक्ट के अंदर आप चेंजेस वगैरह करने वाले हो, है ना, तो उनको इन्फॉर्म रखो कि भाई हम लोग ये जो हमारा हेल्दी वाला प्रोडक्ट है, जिनके अंदर आपको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद था, ये हम लोग चेंजेस करने वाले हैं, क्या ये सही रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, हमने करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो कंसल्टेशन आप उनसे ले सकते हो उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के अंदर। कीप इन्फॉर्म्ड स्टेक होल्डर्स के अंदर आपके एग्जाम्पल्स में आपके एम्प्लॉयज़ आ गए, आपके वेंडर्स आ गए, आपके सप्लायर्स आ गए, लीगल एक्सपर्ट्स आ गए, है ना, एडवोकेट्स वगैरह। अगर आपका कोई भी केस वगैरह चल रहा है, कुछ आप स्टेप उठाने वाले हो, तो आप कोई भी स्टेप उठाओगे तो अपने एडवाइज़र से पूछ के उठाओगे कि भाई ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं, अपने केस के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप जो है क्या कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। तो ये आपके पूरा मैट्रिक्स हो गया, है ना। कीप इन्फॉर्म वाले लोगों का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और उनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। पावर उनका बहुत ज़्यादा कम रहता है और उनका इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जैसे कि आपको अपन ने एक एग्जांपल भी देख करके बताया, हेल्थ बेनिफिट, आपने कोई ऐसी ड्रिंक बनाई है जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो किसी डॉक्टर वगैरह का उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया, पावर उसका इतना नहीं रहेगा, है ना, वो पैसा वैसा नहीं लगाएगा, वो बस बोलेगा कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, मैं इसको प्रमोट करूँगा, मेरे पेशेंट्स वगैरह, मेरे जो भी आपने जान पहचान के लोग होंगे उनमें भी मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये प्रोडक्ट ट्राई करें। तो हमारा वो उसका इंटरेस्ट दे रहा है हमको, वो क्या, वो पावर कुछ पैसा वैसा लगा करके अपना स्टेक्स नहीं खरीद रहा है, शेयर होल्डर नहीं बन रहा है वो हमारे लिए, है ना। अगर वो हमारे लिए शेयर होल्डर बन जा रहा है तो फिर वो सीधा की प्लेयर में चले जाएगा, है ना। की प्लेयर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है शेयर होल्डर्स वगैरह आते हैं। तो ये आपका जो है मेंडलो का मैट्रिक्स है,
क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बोलेगा करके एक्सप्लेन करो मेंडो का मैट्रिक्स, और ये फिगर भी आपको ड्रॉ करने के लिए बोलेगा। May 24 की MTP 1 में आप जाकर के देख लेना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। MTP 1 नहीं तो MTP 2 के अंदर तो आपको मिल ही जाएगा, May 24 के MTP के अंदर में। तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, जहाँ पे वो आपको बोलता है एक्सप्लेन भी करो मेंडो का मैट्रिक्स क्या है, क्या कहता है, और उसके साथ साथ जो है इसके मैट्रिक्स को ड्रॉ करके भी बताओ। तो ड्रॉ करने के लिए आपको डायग्राम याद रहना चाहिए कि वर्टिकल पे आपका जो है पावर आ गया, हॉरिजॉन्टल पे इंटरेस्ट आ गया, वर्टिकल पे आपका ऊपर हाई नीचे लो, और इंटरेस्ट पे आपका जो है इधर लो कॉमन रहेगा, इधर बस आपका राइट हैंड साइड पे जो है हाई आ जाएगा। उसके हिसाब से आपको जो है आपका मैट्रिक्स जो है, ये जो डायग्राम है ये भी आपको जो है याद करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आएगा तो जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है अपना, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो वो आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ सर ऊपर का जो अपन ने जो पार्ट रीडिंग का जो है छोड़ दिया था वो अपन रीड कर लेते हैं एक बार, एंड उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेंडलो स्टेक होल्डर मैट्रिक्स अगर अपन बात करें तो ये तो अपन ने एक बार समझ लिया, एक बार रीड भी कर लेते हैं क्या वो कहना चाहते हैं हमसे। अब सर एक बार अपन रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो लोग। ये बोलते हैं सर आपका मेंडलो का जो स्टेक होल्डर मैट्रिक्स है ये काफ़ी सिंपल फ्रेमवर्क है जिससे आप आपके स्टेक होल्डर्स को मैनेज कर सकते हो। मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एज इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द कंपीटिंग इंटरेस्ट्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वेरियस अदर मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे। जैसे कि अभी आपका इन्वेस्टर होगा, इन्वेस्टर चाहेगा अगर कि भाई यार ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा तो उसका ज़्यादा रिटर्न बनेगा। एम्प्लॉय चाहेगा क्योंकि भाई मेरे को जो है सैलरी जो है एकदम अच्छी से अच्छी सैलरी मिले, है ना, अच्छे से अच्छा वर्क इन्वायरमेंट मिले, अच्छा कल्चर मिले जिसके अंदर मैं जो है काम करूँ, इन्वायरमेंट मिले जिसके अंदर मैं अच्छे से काम करूँ, है ना। फिर आपके बाकी जितने भी अदर स्टेक होल्डर रहेंगे, आपका सप्लायर वाला अगर कि यार मेरे को अच्छे दाम में मेरा जो है माल बिके, है ना, तो अच्छे दाम में कंपनी में से जो है माल परचेज करे जिस दाम में मैं कह रहा हूँ, है ना। तो हर एक आपके जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के जो है अपने अपने जो है इंटरेस्ट रहेंगे। वो सारे इंटरेस्ट को जो है कंपनी को जो है ध्यान में रख के जो है उसको मैनेज करना है। हु नीड टू नो व्हाट एंड व्हेन, हु नीड्स टू गिव देयर फीडबैक एंड हु हैज़ द फाइनल अप्रूवल कैन बी कन्फ्यूजिंग, ठीक है ना। किसने जो है हु नीड्स टू नो व्हाट एंड व्हेन, किसने क्या जानना चाहिए, किसने कब जानना चाहिए, ये अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। हु नीड्स टू गिव देयर फीडबैक एंड हु हैज़ द फाइनल अप्रूवल कैन बी कन्फ्यूजिंग, कौन अपने को फीडबैक देगा, कौन अपने को फाइनल अप्रूवल देगा, है ना। फाइनल अप्रूवल जैसे कि अपने स्टेक होल्डर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आते हैं, चेयरमैन भी आते हैं, की मैनेजरल पर्सन वो आपके की प्लेयर्स रहते हैं जिनका पावर भी हाई रहता है, इंटरेस्ट भी हाई रहता है ना। तो ये लोग हमको फाइनल अप्रूवल देंगे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है कि भैया किससे फीडबैक लेना है, किससे अप्रूवल लेना है ना, किसको अपने को क्या बताना है, किससे क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है ना। ये सारी चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी जो है कन्फ्यूजिंग हो जाती है। इसके लिए हम लोग जो है मेंडलो मैट्रिक्स को पढ़ रहे समझ रहे तो अपने को पता रहेगा ये अपने की प्लेयर है तो इससे अपने को फाइनल अप्रूवल लेना है, इसको अपने को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। की प्लेयर्स को तो सारी इन्फॉर्मेशन आप दोगे, जैसे कि आपके लो प्रायोरिटी वाले आ गए, लो प्रायोरिटी वालों को अगर आपने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी वो तो बड़ी आपके ऊपर मैगजीन बना करके छाप देगा और फिर खत्म कंपनी का खेल, है ना। तो आपको जो है उसको जो है ध्यान से समझ के जो है समझना है, एनालाइज करना है कि जो लो प्रायोरिटी वाले लोग हैं ना इनको हमको जो है एकदम कम से कम इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। एकदम एकदम मतलब जो हमारे लिए एकदम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो उन तक रहे तो चलेगा, हमको जो हमारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज अगर वो उनके हाथ लग गई अपने न्यूज़पेपर, अपने मैगजीन, अपने जिधर भी अपने सोशल मीडिया पे छाप देंगे हमारी लग जाएगी, है ना। तो ये अपन कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेंडलो के मैट्रिक्स से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि लो प्रायोरिटी वाले लोग कौन से हो गए, है ना। तो उनको उतनी इन्फॉर्मेशन देंगे, उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन देंगे। की प्लेयर्स कौन से हो गए उनको उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन देंगे, है ना, उनको उतने उनसे अप्रूवल लेंगे, है ना। तो ये आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो ये अगर आपका मेंडलो का मैट्रिक्स नहीं होता तो आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता। आज क्योंकि मेंडलो का मैट्रिक्स है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन मेरा की प्लेयर है, कौन मेरा लो प्रायोरिटी वाला बंदा है, तो मेरे को उसके हिसाब से उसको डील करना है। आज आपके पास क्योंकि मेंडलो का मैट्रिक्स, अगर आज मेंडलो का मैट्रिक्स नहीं होता तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती कि किसको क्या बताना है, किससे अप्रूवल लेना है, किसको फीडबैक देना है ना। ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है ये हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर मेंडलो का मैट्रिक्स नहीं है। हाउएवर मैनेजिंग स्टेक होल्डर्स इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर आपको आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो अच्छे से आपके स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना पड़ेगा। दिस इज वेयर अ स्टेक होल्डर्स एनालाइज मैट्रिक्स, दिस इज वेयर अ स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स दैट इज मेंडलोस मैट्रिक्स कैन हेल्प। यहाँ पे आपको जो है मेंडलो का मैट्रिक्स जो है मदद करेगा कि आपके प्रोजेक्ट को आप सक्सेसफुली जो है कंप्लीट कर सको बाय मैनेजिंग योर स्टेक होल्डर्स। Menlo suggests that one should analyze stakeholders group based on पावर एंड इंटरेस्ट। मैंडलो ने क्या आपको सजेस्ट किया कि भाई पावर और इंटरेस्ट के बेसिस पे अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो। पावर क्या है, तो बेसिकली एबिलिटी है जिससे आप आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को या फिर रिसोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है कोई भी पर्सन। और इंटरेस्ट मतलब क्या कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुल बननी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करनी चाहिए, है ना। उसकी ग्रोथ के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है कि यार अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, मैं चाहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन आगे जाए, तो वो आपका इंटरेस्ट हो गया। तो पावर और इंटरेस्ट के बेसिस पे जो है आप क्या करो, आपके स्टेक होल्डर्स को जो है एनालाइज करो, आपके स्टेक होल्डर्स को
क्लासीफाई करो, एनालाइज करो, समझो, है ना। ये मेंडलो ने बोला, समझ चुके हैं हम ऑलरेडी, बस एक फॉर्मली रीड कर रहे हैं अपन। अ थिंग टू रिमेंबर इज दैट ऑल स्टेक होल्डर्स में सीम टू हैव लॉट्स ऑफ पावर एंड ऑर्गेनाइजेशन में होप दे वुड हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट टू, है ना। अगर आपके पास पावर है तो कहीं ना कहीं आपकी जो है एक उम्मीद भी रहती है कि यार इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर आपके पास इतना अच्छा खासा पावर है, शार्क टैंक का अपन ने एग्जाम्पल लिया जहाँ पे कोई भी एक शार्क है जिसने बोला कि यार मेरे को तो एंटरप्रेन्योर पसंद है, इसका बिजनेस तो मेरे को पसंद नहीं, मैं पैसा एंटरप्रेन्योर पर लगा रहा हूँ, मैं तो बेट एंटरप्रेन्योर पे ले रहा हूँ, है ना। ऐसा कॉमनली वो लोग बोलते। तो वो लोग धंधे वंदे में पैसा नहीं लगा रहे, मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं है ना। जो भी बिजनेस वो बंदा बनाएगा उसके अंदर पावर उनका बहुत रहेगा, क्योंकि पैसा दे रहे हो उसको, तो अपने हिसाब से काम कराने को देखेंगे। लेकिन इंटरेस्ट इतना नहीं है, धंधा मेरे को नहीं लगता चलेगा, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चल गया, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं लगा के रिस्क लेके देख रहा हूँ, है ना, देखते क्या होता है। पावर तो लेकिन है ना, स्ट्रैटेजी उसके साथ बैठ के बना सकता है, स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, पावर उसके पास रहेगा। इंटरेस्ट उसका इतनी है, बन गया बन गया, नहीं बन गया नहीं बन गया, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्ट कब होता है उसका, जब वो बोलता है कि नहीं ये बनेगा ही, मेरे को पूरा यकीन है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा और मैं चाहता हूँ ये सक्सेसफुल बने, इसके लिए मैं पैसा लगा और मैं इसके साथ खड़ा रहूँगा, है ना। तो वो आपका इंटरेस्ट हो गया, है ना। तो वो इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम उम्मीद करते हैं पावर है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ भी जाएगा और आना भी चाहिए। बट इन रियलिटी सम स्टेक होल्डर्स विल होल्ड मोर पावर देन अदर्स। कुछ चीज़ में ऐसे होगा कि आपके कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे रहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, है ना। एंड सम स्टेक होल्डर्स विल हैव मोर इंटरेस्ट। कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे रहेंगे जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कि एक एग्जाम्पल किया, आप जो है ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स बनाते हो, आपने एक हेल्दी ड्रिंक बनाया, डॉक्टर का उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया कि यार बहुत अच्छा हेल्दी ड्रिंक है, बहुत ज़्यादा अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स होते, तो उसका बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट होगा। पावर इतना नहीं रहेगा, पैसा वैसा नहीं लगा रहा है, इन्वेस्टर नहीं बन रहा है, जस्ट प्रमोट कर रहा है आपके ड्रिंक को, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। डॉक्टर है तो काफ़ी ज़्यादा हमको जो है उसकी एक्सपर्टीज यूज़ करने को भी मिल सकती है ना। Then others. For example, a big stakeholder is likely to have more power and high interest in the organization, whereas a big competitor would have high power to impact the strategy, but potential less interest in successful of rival organization. आपका जो ये रहेगा कॉम्पिटिटर रहेगा, उसका पावर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, वो अपने कुछ मूव से आपकी स्ट्रैटेजी पे इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट एकदम कम रहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बने, है ना। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बन जाती है, उसका कॉम्पिटिटर उसका सक्सेसफुल बन जाता है, उसका कॉम्पिटिटर ही सक्सेसफुल बन जाता है, तो उसके लिए तो ये दिक्कत वाली बात है ना। उसके लिए तो खतरा है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा अगर उसका कॉम्पिटिटर सक्सेसफुल बन गया, तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ना के बराबर रहेगा, ना के मतलब होगा ही नहीं उसका इंटरेस्ट, लेकिन पावर उसका बहुत रहेगा, आपकी स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करने की बहुत ज़्यादा वो ताकत रखता होगा। कुछ ना कुछ ऐसी चाल चलेगा जिसकी वजह से आपकी स्ट्रैटेजी जो है थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगी। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अपने कॉम्पिटिटर से बच के रहना, क्योंकि उसका पावर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब मेरे को बताओ, पावर उसका बहुत ज़्यादा हाई है और इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो कहाँ आएगा? कीप सेटिस्फाइड वाले इसमें आएगा। पावर बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लो है, तो कीप सेटिस्फाइड वाले इसमें आएगा। मतलब तुम बोल रहे हो कि यार कंप्यूटर को भी सेटिस्फाइड में रखो, बेसिकली कंप्यूटर को भी जो है देखते रहो, एनालाइज करते रहो, समझते रहो। कीप सेटिस्फाइड की कैटेगरी में अपन उसको रख रहे हैं, इसके लिए रख रहे हैं कि उसको अपन देखते रहे। लो प्रायोरिटी में उसको रख देंगे, मतलब देख ही नहीं रहे, तो वो कुछ भी चाल चल देगा, अपन वो उस चाल को पकड़ ही नहीं पाएंगे, अपने लग जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई भी मूव ले ले और अपने को पता ना हो। तो उसको ट्रैक तो करते रहो, मॉनिटर तो करते रहो, क्योंकि अपन ने क्या बोला, लो प्रायोरिटी के अंदर अपन उनसे बिल्कुल कंसर्न नहीं करेंगे, बिल्कुल इंगेज नहीं करेंगे। यहाँ हम बोल रहे हैं आपके कंप्यूटर से इंगेज तो करो, समझो तो सही, उससे मुलाकात तो करो। याद है पीछे अपन ने एक आंसर पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर कि जब अपन अपना एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है बिजनेस का, अपन अपने एनवायरनमेंट को समझते, तो अपने एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपन कंप्यूटर से मुलाकात कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर से वी कैन मीट आर कॉम्पिटिशन। क्यों? ताकि अपन उनको समझ सके, उसको समझ करके स्ट्रैटेजी बना करके उसको हरा सके। तो उसको समझने के लिए थोड़ा जानना पहचानना पड़ेगा, थोड़ी सी मुलाकातें करनी पड़ेगी, थोड़ी सी उसके साथ बात करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि अपना कंप्यूटर है क्या। तो उसको अपन लो प्रायोरिटी में नहीं रख सकते। लो प्रायोरिटी में रखा, कोई ऐसी चाल चलेगा, अपन उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे, मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी अपने लिए। तो ये बात अपने को समझनी है ना। तो उसका वो कंप्यूटर का भी पावर बहुत ज़्यादा हाई है, इम्पैक्ट कर सकता है अपनी स्ट्रैटेजी को या फिर अपने रिसोर्सेज को, लेकिन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लो है, बिल्कुल नहीं चाहता ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बने, है ना। तो ये मेंडलो का मैट्रिक्स मेरे ख्याल से एक बार आप अच्छे से जो है घर पे जाकर के एक बार देख लोगे, अपने नोट्स बना दोगे। 2 चैप्टर के नोट्स आई होप आपने पूरे हैंड रिटन अच्छे से बनाए होगे, बिकॉज वो हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बहुत ज़्यादा अपने को रिवीजन के अंदर वो काम आने वाले। तो वो हैंड रिटन नोट्स कुछ भी करके जो है आपको बनाने ही बनाने हैं, और डेली बेसिस पे बनाने हैं। अपन जैसे जैसे टेलीग्राम पे मतलब हो रहा है अपने लेक्चर्स डे बाय डे मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। चैप्टर 3 के भी नोट्स डे बाय डे अपलोड होते जाएंगे। मेंडलो मैट्रिक्स का मैंने मैट्रिक्स भी नोट्स के अंदर बनाया हुआ है, और उसके अंदर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है स्टेक होल्डर्स को लेकर के अपन ने लिखा हुआ है उसके अंदर। आपने जो है उसको अच्छे से बना लेना है। रिवीजन जब अपन करेंगे, है ना, सितंबर का अगर आपका अटेम्प्ट है ना, तो अपन अगस्त में कहीं पे रिवीजन कर रहे होंगे इसका, तो अपने को तभी बहुत काम आएगा। और जब आप एग्ज़ाम से पहले 1.5 डेज़ आपके पास रहेंगे, मैं सही में बता रहा हूँ, एफ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। आप कहीं ना कहीं पैनिक कर जाओगे अगर आपके पास वो नोट्स नहीं होंगे, तो है ना। आपके पास एंड टाइम के नोट्स होने चाहिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, बिकॉज एफ टाइम लेगा ज़्यादा, है ना। एफ में आपको जो है काफ़ी सारे सम्स देखने पड़ेंगे, कंसेप्ट्स होंगे वो देखने पड़ेंगे, तो वो टाइम लेगा ज़्यादा।
एसएम में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इसके लिए वो हैंड रिटन नोट्स आपके बने हुए रहने चाहिए, तभी आपको जो है कम टाइम जो है एसएम के अंदर जो है लगाना आपको पड़ेगा। अगर आपके वो नोट्स बने हुए नहीं रहेंगे तो एसएम में आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि सामने एफएम भी रहेगा, है ना, दोनों ही 50-50 मार्क के हैं। लेकिन एफएम टाइम ज़्यादा मांगता है, भले ही 50-50 का सिलसिला है, लेकिन एफएम टाइम ज़्यादा मांगता है एज़ कम्पेयर टू एसएम, है ना। तो ऐसे में अपने को जो है वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा सेव करना जितना हो सके, इसके लिए नोट्स डेली बेसिस पे बनाने, एकदम नोट्स अगर अपने तैयार हो गए तो अपने को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा एसएम को रिवाइज करने के लिए। 1.5 डेज में भी बहुत हेल्प होगी, और जब अपन अगस्त में रिवाइज करने बैठेंगे आपके पूरे सब्जेक्ट को, तभी भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। तो दोनों टाइम अपन रिवीजन करेंगे, उन्हीं नोट्स से करेंगे। फिर ये जो अपने रेगुलर बैच वाले नोट्स है ना, इनको अपन हाथ नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ जो नोट्स है ना, ये रेगुलर बैच के लिए, ये अपने रेगुलर बैच के लिए नोट्स है ना। अगर मतलब हो सकता है अभी कोई बच्चा ऐसा हो जो कि इन्हीं नोट्स के अंदर जो है प्रिंट आउट निकाल के हाईलाइटिंग करते हुए चल रहा हो, तो उसको भी शायद वैसे अगर काम करना पसंद होगा तो वो वैसे भी कर सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ हाईलाइटिंग, कुछ ना कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ ना कुछ तो अपने पास होने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन तो रिवाइज करते वक्त उसी से करेंगे, है ना। तो वो आपको डेली बेसिस पे बनाते चलना है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप आपके नोट्स जो है टाइम टू टाइम बनाओ, अपडेटेड रखो अपने नोट्स को, और अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैप्टर 3 में आगे बढ़ेंगे, और मिलो मैट्रिक्स आते साथ पहले एक बार रिवाइज करेंगे, एंड देन आगे बढ़ेंगे जैसे अपना फ्लो रहता है ना, एज यूजुअल अपना जो फ्लो रहता है वो रहेगा। और कोई भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ये जो फ्री बैच है, इसको अपने दोस्तों को बताओ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो। अगर तुम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। कर रहे हो तो थोड़ी स्टोरी वोरी डालो इधर उधर, मेरे को टैग करो, और अपने दोस्तों को बताओ कि भैया फ्री की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बैच यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। फुल्ली अपडेटेड बैच है, कलरफुल नोट्स मिलेंगे। टेस्ट सीरीज में मैंने तुमको बता दिया, क्योंकि मेरे को एक बार कमेंट में बता देना, कोई भी बच्चा जो है, एक भी बच्चा अगर रेगुलरली फॉलो कर रहा है मेरे लेक्चर्स, तो उसके लिए मैं टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराऊंगा। बस उसको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि मैं रेगुलर बेस पे लेक्चर देख रहा हूँ, मेरा ये चैप्टर हो चुका है, मेरे को टेस्ट चाहिए। टेस्ट उसको मिल जाएगी, उसको चेक करके भी मिलेगी टेस्ट, और उसको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, उसको ये भी बताया जाएगा कहाँ वो गलत जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, सब उसको अपन बताएंगे, है ना। बस आपको जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन उसके लिए ओपन है, टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, ज्वाइन कर लो। मिलता हूँ तुमसे अगले लेक्चर में। टेक केयर एंड ध्यान से अपने नोट्स वगैरह बनाते चलो, ठीक है, बाय।